32वीं पुतली की कहानी। अब धीरे धीरे राजा भोज की उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा क्षीण होने लगी थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि वह राजा विक्रमादित्य के समान पराक्रमी और देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त राजा नहीं हैं, और यह सिंहासन भी इंद्रदेव की ही धरोहर है जिस पर राजा विक्रमादित्य विराजमान हुए। राजा को अपने विचारों में खोया देखकर 32वीं पुतली ने कहा, राजन, मैं इस सिंहासन की रानी रूपवती हूँ, इन सभी पुतलियों की रानी। मुझे आज तुम्हारे अंदर सिंहासन पर बैठने की उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। क्या बात है राजन? तुम लोगों के मुंह से राजा विक्रमादित्य के धर्म, कर्म, दान, यज्ञ, परोपकार, सहिष्णुता, शूरवीरता, पराक्रम जैसी कथाएं सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी सिर्फ उन गुणों वाला व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिए हे पुतली रानी, मैंने निश्चय किया है कि इस पर बैठने का मोह छोड़कर मैं उसी स्थान पर दबवा दूंगा जहाँ से इसे निकाला गया है। राजा भोज के मुंह से यह बात सुनते ही सिंहासन में जड़ी सभी पुतलियां हर्षित होकर अपनी रानी पुतली से आ मिली। सभी के चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। तब रानी पुतली ने कहा, हे राजा भोज, तुम्हारा यह निर्णय सुनकर हमें आर्थिक प्रसन्नता हुई। इसी के साथ हम यह बताना चाहती हैं कि आज से हम भी मुक्त हुई। आज से यह सिंहासन पुतलियों रहित हो जाएगा। इसी के साथ यह भी सुनो राजा भोज कि यद्यपि तुम पूर्ण रूपेण राजा विक्रमादित्य जैसे गुणों वाले नहीं, पर आंशिक रूप से तुम उनके जैसे गुण वाले हो। उसी के प्रताप से तुम्हें इस सिंहासन के दर्शन करने का पूर्ण लाभ मिला। हमारा आशीर्वाद है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का नाम इस संसार में अजर अमर है, तब तक उनके साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। इस बात को भी अच्छी तरह से जान लो कि हम पुतलियों के निकल जाने के बाद इस सिंहासन की न केवल आभा क्षीण हो जाएगी, वरन इस सिंहासन को दुर्दशा के स्थितियों से गुजरना होगा, क्योंकि प्रकृति का यह विधान है कि बाल्यावस्था के बाद यौवन काल आता है, यौवन काल के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु काल आता है। जो इस धरती पर आ गया उसे इन स्थितियों से गुजरना होगा। अच्छा, हम चलती हैं राजन, हमें विदा करो। आपके सुख समृद्धि भरे शासन की हम कामना करती हैं। यह कहकर वे पुतलियां सामूहिक रूप से उड़ी और देखते ही देखते आकाश लोक में विलीन हो गई। पुतलियों के आकाश में विलीन हो जाने के बाद राजा भोज ने राज ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाकर मंत्रणा की और निर्णय किया कि इस पवित्र सिंहासन को उसी स्थान पर धरती में दबा दिया जाए। इसलिए उन्होंने सिंहासन को उसी स्थान पर ले चलने का आदेश दिया जहां से उसे निकाला गया था। मजदूरों ने गड्ढा खोदा। राजा ने ब्राह्मणों, पंडितों, राज ज्योतिषियों, विद्वानों, राज दरबारियों तथा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। जनता की मौजूदगी में वेदोच्चारण के बीच देवताओं का यशोगान करते हुए उस सिंहासन को उस गड्ढे में उतरवा दिया गया। उस स्थान पर फिर वही टीला नजर आने लगा जहां लंबू गड़रिये का लड़का बैठकर न्याय करता था, मगर लंबू गड़रिये के आदेश पर उसका लड़का पुनः उस टीले पर नहीं चढ़ा। टीले पर घास फूस और पौधे उग आए। समय बीतता रहा, कालचक्र का पहिया घूमता रहा। प्रकृति के नियमानुसार समय कभी नहीं रुका है। आगे इन सभी 32 पुतलियों का कथा सुनने के बाद हम उसका उपसंहार भी आपको बताते हैं। गुजरते समय के साथ साथ पुतलियों की भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही थी। वह पुतलियां जो साक्षात इंद्र देवता की दासियां थीं, उनकी बातें सत्य को प्रमाणित करती ही
इसलिए पुतलियों की भविष्यवाणी के अनुसार उस सिंहासन को अभी और दुर्दशा के दिन देखने थे। उसके बारे में दूर दूर तक बात फैल गई थी। लोग उस टीले को कौतूहल के साथ देखने आया करते थे। चारों ओर से सभी लोग एक एक करके वहां पर आने जाने लगे। चोरों के एक गिरोह के मन में यह बात समा गई थी कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच डाला जाए तो अच्छा धनार्जन हो सकता है। इसी लालच में आकर चोरों के उस गिरोह ने मिलकर बहुत दूर से उस टीले के नीचे सेंध लगानी आरंभ कर दी। उन्होंने महीनों तक अथक परिश्रम करके सिंहासन स्थल तक पहुंचने के लिए गुफा जैसा मार्ग बनाया और उस सिंहासन को निकाल ले गए। उस सिंहासन सहित वे एक जंगल में पहुंच गए। सिंहासन रात के अंधकार में चमक रहा था। उसमें जड़े हीरे जवाहरात दमक रहे थे। चोरों के मुंह में पानी आ रहा था। विश्वास था कि हीरे जवाहरातों और स्वर्ण सिंहासन के टूटे टुकड़े से अच्छी कीमत मिलेगी। चोरों ने कहा, तोड़ो इसे। 3-4 चोर उसे तोड़ने में लग गए। हथौड़ों की चोट सिंहासन पर जैसे ही मारी गई, उससे चिंगारियां निकली, मगर सिंहासन का कुछ नहीं बिगड़ा। सिंहासन से चिंगारियां निकलते देखकर चोर डर गए। अरे, यह सिंहासन हमारे उपयोग का नहीं है, लगता है भुतहा सिंहासन है। तभी तो राजा भोज इसे अपने यहाँ कुछ दिन रखकर दबवा गए। अगर यह ठीक ठाक होता तो सोने और हीरे जवाहरातों से जड़े इस सिंहासन को इस प्रकार क्यों जमीन में दबवाते। एक चोर ने अपनी बात रखी। चोरों के मुखिया को छोड़कर सबने उसकी बात का समर्थन किया और वे सिंहासन से हटकर पीछे हो गए। चोरों का मुखिया भी आश्चर्य में पड़ गया। वे उस सिंहासन से कुछ फासले पर हटकर आपस में बातें करने लगे कि इसका क्या किया जाए। कुछ की राय थी कि उस सिंहासन को जहाँ से निकाला गया है वहीं पहुँचा दिया जाए। अगर इसे हमें नुकसान पहुँचाना होता तो उसी समय पहुँचा देता जब हमने इसे हाथ लगाया था। मेरे विचार से हाथ लगाने से इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, तोड़ फोड़ करने से नुकसान पहुँच सकता है। कुछ चोरों ने अपनी बुद्धि लगाते हुए कहा। फिर बाकी चोरों के मन में प्रश्न उठा, इसे किसी राज्य में ले जाकर पूरा का पूरा बेच दिया जाए, पर हमसे यह सिंहासन खरीदेगा कौन? एक युक्ति है, हम सब जौहरियों के भेष में श्रावस्ती चलते हैं। श्रावस्ती यहाँ से बहुत दूर है। आशा है वहाँ तक इस चमत्कारी सिंहासन की खबर नहीं होगी। हम वहाँ के राजा को यह सूचना देते हैं और समूचा सिंहासन बेच सकते हैं। मुखिया ने अपने साथियों को उपाय बताया। ठीक है, मुखिया की बात पर सबने सहमति जताई। यह निर्णय करके सबने सिंहासन को उठाया। उसे कपड़ों से अच्छी तरह ढांपकर हाथी पर लादा गया। चोरों का गिरोह जौहरियों के वेश में श्रावस्ती के लिए चल पड़ा। श्रावस्ती काफ़ी दूर था, रास्ता काफ़ी लंबा था। चोरों का गिरोह चलता गया और अपनी यात्रा 1.5 माह में समाप्त करने के पश्चात श्रावस्ती पहुंचा। उन्होंने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई। राजा ने उन्हें राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। चोरों ने राजा के पास आने की वजह बताई। राजा से अनुमति मिली। वे सब श्रावस्ती नरेश के सम्मुख आए। अन्नदाता की जय हो। सबने राजा को एक साथ प्रणाम किया। जौहरियों, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। श्रावस्ती नरेश ने कहा, हमने सुना है कि तुम हमारे लिए एक अद्भुत सिंहासन लाए हो, हम देखना चाहते हैं। चोरों ने कहा, हाँ राजन। और चोरों के मुखिया ने श्रद्धा और आदर के साथ कहा, हम जौहरियों ने मिलकर अत्यंत दुर्लभ रत्नों से जड़कर कई वर्षों की मेहनत के बाद उस सिंहासन को बनाया है। उसके बन जाने के बाद हम सब ने मिलकर विचार किया कि वह आप जैसे ऐश्वर्यशाली राजा के ही योग्य है।
राजा ने जौहरियों की बात पर मुस्कुराकर कहा, हम सिंहासन देखना चाहते हैं। चोरों ने कहा, अवश्य। सिंहासन दरबार में लाया गया। सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। जब उस पर से पर्दा हटाया गया तो सबके मुंह से वाह वाह का स्वर गूंजने लगा। सभी उसे एकटक देखते रह गए। सिंहासन की कला छटा अद्भुत और निराली थी। सारा दरबार जगमगाने लगा। श्रावस्ती नरेश मुग्ध हो गए और बोले, वाह, सिंहासन तो बहुत सुंदर है। श्रावस्ती नरेश मुग्ध होकर बोले, आपके लिए यह सिंहासन उपयुक्त है। चोरों का मुखिया बोला, 50,000 स्वर्ण मुद्राओं में सिंहासन का सौदा हुआ। चोर उस धन को ले जाकर राजा का यशोगान करते चले गए। मार्ग में जाकर उन्होंने धन का आपस में बंटवारा किया। धन का बंटवारा होने के बाद अलग अलग हो गए। उस धन को खर्च करने का हिसाब किताब लगाते हुए अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। सभी दरबारी जय जयकार करने लगे। उनका सिंहासन चर्चा का विषय बन गया। इस बात की चर्चा राजा भोज तक पहुंची तो उन्होंने खुद वह स्थान खुदवाया जहां सिंहासन दबवाया था। वह सिंहासन वहां नहीं मिला, केवल एक सुरंग मिली। अनुमान लगाया गया कि चोर उसे चुरा कर ले गए हैं। वे श्रावस्ती गए और राजा से मिले। उन्हें सिंहासन पर बैठा देखा तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणों ज्योतिषियों से पूछा। सबने विचार करके बताया, राजन, चूंकि सिंहासन बिक गया था, उसका सारा चमत्कार समाप्त हो गया है। सिंहासन सोने के बजाय पीतल का हो गया था तथा उसके रत्न रंगीन पत्थर बनकर रह गए हैं। उसकी वास्तविकता जानने के लिए राजा भोज सिंहासन के निकट गए। तब उन्हें पता चला कि श्रावस्ती नरेश तो पीतल के सिंहासन पर बैठे हुए थे। श्रावस्ती नरेश ने स्वयं देखा, सिंहासन की आभा फीकी पड़ चुकी थी। उन्होंने जौहरियों से जांच कराई तो वास्तव में वह पीतल का निकला। हीरे जवाहरात पत्थर के बन चुकी थी। श्रावस्ती नरेश इस चमत्कार पर हैरान रह गया। पूरा परख लेने के बाद ही सिंहासन खरीदा गया था। उसके पारखी झूठे कैसे हो गए? राजा भोज ने उन्हें सिंहासन के विषय में जानकारी दी तो श्रावस्ती नरेश ने अपने दरबारियों तथा ज्योतिषियों से परामर्श किया। ज्योतिषियों ने गणना करके कहा, राजा, यह सिंहासन मुर्दा हो गया है। इसका सत्य चला गया है। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन अपवित्र हो गया है। अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए या जल समाधि दे दें। ज्योतिषियों का परामर्श मानकर श्रावस्ती नरेश ने कावेरी नदी में उसे जल समाधि दे दी। उसके बाद अनेक राजाओं और विद्वानों ने सिंहासन की खोज के लिए कावेरी नदी में गोते लगाए, मगर वह सिंहासन कहीं नहीं मिला। क्या पता वह सिंहासन इतिहास की धरोहर बना आज भी कावेरी नदी के गर्भ में मौजूद हो और जब उसे योग्य पात्र मिले तब वह अपनी समस्त आभा के साथ बाहर आ जाएगा। क्या भविष्य में फिर कभी राजा विक्रमादित्य के समान गुणों वाला राजा आने वाले समय में जन्म लेगा? शायद।